एक बच्चा जब मोबाइल पे कोई कार्टून देखेगा तो उसका जो कलर है, उसका जो मोशन है, उसका जो एक्शन है, वो ज्यादा इम्पैक्ट फैलेगा कि हम जो बात करें वो ज्यादा इम्पैक्ट फैलेगा। एक स्पीच थेरेपी के सेशन के अंदर होता क्या है? तो स्पीच प्रॉब्लम है, ये दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या है तो हो सकता है दूसरा कोई प्रॉब्लम। कुछ एग्जाम्पल से आप हमें बता सके कि स्पीच थेरेपी से किसी की जिंदगी में आपने क्या ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट देखा है? स्पीच साउंड प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स का कैपेसिटी रेस्पिरेशन के लिए मेन प्राइमरी फंक्शन है। फोनेटरी सिस्टम का रेजोनेटरी सिस्टम है, जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। उसका आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, जो साउंड को अलग अलग शेप देते हैं। एंड रेगुलेटरी सिस्टम, जो ब्रेन है, ये सबको कंट्रोल करते हैं। नमस्कार, मैं देवांग मिश्रा, मैंगो टाउन से आज आपका होस्ट। आज मेरे साथ हैं हम सबके प्रिय, जिन्हें मैं प्यार से शहदुल्ला भी बुलाता हूँ। शहदुल्ला से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी, जब हम मैंगो टाउन, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, उसका हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि हम कैसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एंड सर वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स आई मेट। शहदुल सर को मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी सर कम्स विद ओवर अ डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पीच एंड लैंग्वेज एंड हियरिंग एड। और आज सर को जाने में मुझे 3 साल हो गया है। मेरी बहन राफा को सर पहले स्पीच थेरेपी का ट्रीटमेंट देते थे, और आई थिंक तभी से हमारी वार्तालाप चालू हुई एंड फिर मैंगो टाउन केम इनटू प्लेस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। सर, आज हम कोशिश करेंगे कि स्पीच थेरेपी को जाने, थोड़ा सा इन डेप्थ जाएं कि स्पीच थेरेपी में होता क्या है, और बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है उनमें, एंड बाकी की जो स्पीच थेरेपी की आगे थेरेपी प्रैक्टिसेस होती है, उनमें थोड़ा सा सवाल आपसे करेंगे। सर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सर, ये स्पीच थेरेपी होती क्या है? व्हाट इज स्पीच थेरेपी? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। थेरापी मीन्स व्हाट? थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट। स्पीच थेरापी मीन्स स्पीच का ट्रीटमेंट। लेकिन क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई बच्चे का स्पीच डिले है। नॉट ओनली चाइल्ड, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, स्पीच प्रॉब्लम एडल्ट में भी हो सकता है। पोस्ट स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी, किसी का वॉइस प्रॉब्लम, अच्छा, तो सब में स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब स्पीच प्रॉब्लम किसी का भी होता है तो उसका जो ट्रीटमेंट व मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, इसको स्पीच थेरेपी बोलते हैं। ठीक है। क्या है कि जो स्पीच का ट्रीटमेंट होगा वो कौन करेंगे? वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करेंगे। अच्छा, तो जो मेडिकल साइंस है, इसमें क्या है कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी डिफरेंट डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हैं, मान लीजिए कि आप मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछे, हम क्या किए, पहले हम कान से सुने। ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हियरिंग। ओके। हम सुनने के बाद क्या किए, हम अपना ब्रेन में इसको प्रोसेस किए कि आप क्या बोले, उसका मीनिंग क्या है। आई ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग। ओके। वो मीनिंग समझने के बाद हम क्या किए, हमको क्या आंसर देना है, क्या बोलना है, वो हम प्रोसेस किए, एंड देन हम बोल रहे, बात कर रहे। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है, इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है। अच्छा। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अच्छा। तो ये कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे जहां भी प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में किसी का प्रॉब्लम होता है, तो जो प्रोफेशनल इसमें काम करते, उन लोग को बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट, और ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। ठीक है सर। सर, तो ये जो स्पीच थेरेपी के बारे में और जो इनको ट्रीट करते हैं पैथोलॉजिस्ट के बारे में आपने बताया, सर, इसमें अगर पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि अर्ली वार्निंग साइंस क्या होती हैं कि किसी एक बच्चे को स्पीच थेरेपी चाहिए, बिकॉज अभी हम पीडियाट्रिक की बात कर रहे हैं और अभी हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन एंड स्पीच। तो सर, इसमें कुछ अर्ली वार्निंग साइंस या कुछ रेड फ्लैग्स एज अ पेरेंट मुझे जल्दी पता लग जाए? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा कि
रेड फ्लैग बा अर्ली साइन क्या है? अर्ली साइन, मान लीजिए कि हम कुछ काम करेंगे, तो काम करने से पहले हमको अगर कुछ सिग्नल मिलता है कि आगे जाके ट्रैफिक जैम है, तो क्या है कि दूर पहले से पता चले। आज तो गूगल मैप से हम लोग को पता चल जाता है कि ये सिग्नल पे ट्रैफिक जैम हो सकता है, तो हम थोड़ा दूसरा रोड से जा सकते हैं। इन द सेम वे, एक बच्चा जब बढ़ता है, मतलब एज जब बढ़ता है, तो एक बच्चा में क्या क्या होता है? एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज। व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल एज? कि मेरा जन्म हुआ उसके बाद हर साल हमको हर साल मेरा एज बढ़ रहा है, बायोलॉजिकली मेरा एज बढ़ रहा है, बायोलॉजिकली एज बढ़ रहा है, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन ये जो क्रोनोलॉजिकल एज का साथ हम लोग का क्या होता है? बाकी डेवलपमेंट भी होता है। एंड वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे अलग डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, राइट। तो उसके साथ स्पीच एंड लैंग्वेज भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। अभी ये जो स्पीच एंड लैंग्वेज का डेवलपमेंट पार्ट है, तो एक पैटर्न फॉलो करता है कि एक 6 महीने का बच्चा में क्या क्या स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आना चाहिए। अच्छा। 1 साल का बच्चा में क्या आना चाहिए, 1.5 साल का बच्चा में क्या आना चाहिए, 2 साल का बच्चा में क्या आना चाहिए। ये डेवलपमेंटल एक पैटर्न है। ठीक है। अगर हम लोग ये पैटर्न को थोड़ा फॉलो करते, तो हम लोग को रेड फ्लैग समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल देते। ठीक है। मान लीजिए कि 1 साल का एक बच्चा, 1 साल का बच्चा क्या करता है? 1 साल का बच्चा मीनिंगफुली, अच्छा, मम्मा बा पापा बा माँ बाबा और मम्मी पापा, सिंगल वर्ड, फ्यू वर्ड्स, सिंगल वर्ड, एंड वो मीनिंगफुली, जैसे मम्मा, उसका मदर को देख के ही मम्मा बा मम्मी, राइट, पापा को देख के ही पापा, ऐसे पापा 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 मम्मा मामा, ऐसे मीनिंगलेस नहीं। किसी को भी देख के मम्मा माँ पापा पापा नहीं, मीनिंगफुली बोलना है 1 साल में। तो 1 साल में एटलीस्ट सिंगल वर्ड मीनिंगफुली आ जाना चाहिए। ये हो गया नंबर 1। ठीक है। जो 1.5 साल हो गया, मान लीजिए कि अप्रोक्स 18 मंथ्स ऑफ एज, एट दैट टाइम एक बच्चा में जो वोकाबुलरी है, वोकाबुलरी मीन्स जो मीनिंगफुल वर्ड्स बा सिमेंटिक्स, कि फोन को देख के ही फोन, मैंगो को देख के ही आम, बनाना को देख के ही केला, ऐसे हम लोग जो मीनिंगफुली बोलते, तो ये वोकाबुलरी अराउंड 50 वर्ड्स हो जाना चाहिए। 50 वर्ड्स। और ये सब चीजें बच्चा अपनी एनवायरनमेंट से ही एक्वायर करता है। हाँ, a kid typically acquires all of these words through the environment यस एग्जैक्टली। ओके, एनवायरमेंट से वो पिकअप करते। ठीक है। एंड 2 साल में बच्चा में क्या आ जाना चाहिए कि फ्रेज लेवल, मम्मा पानी, ओके, मम्मा खाना, एंड अ मीनिंगफुल फ्रेज लेवल, डेफिनेटली वो मीनिंगफुल होना चाहिए। राइट। तो ये 2 साल में कभी कभी क्या देखते हैं, 2 साल में बच्चा कुछ बच्चे ज्यादा भी बोलते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग उसके साथ कंपेयर नहीं करना है। हम लोग का जो एक पैटर्न है कि जो एज रेंज है कि 2 साल में फ्रेज लेवल भी होने से वी आर हैप्पी। एंड 3 साल में क्या होना चाहिए? 3 साल में एक बच्चा में पूरा सेंटेंस लेवल आ जाना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। मम्मा खाना दो, राइट, मम्मा बाहर चलो, तो ये आ जाना चाहिए। अभी मान लीजिए कोई बच्चा में ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर बच्चा नहीं फॉलो कर रहा है, राइट, तो दैट इज रेड फ्लैग कि 1 साल में बच्चा मीनिंगफुली नहीं बोल रहा है। तो हम लोग को लेट नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को लेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर पेरेंट्स तो इस उम्मीद में होते हैं ना कि अभी नहीं बोल रहा है, 1 महीना बाद बोल लेगा, 3 महीना बाद बोल लेगा, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज होपफुल एंड दे शुड बी होपफुल। बट ये बात आपने सही बोली कि अर्ली साइंस को हमें बहुत विजिलेंट एंड ओपन होके कैप्चर करना चाहिए, इफ देयर इज एनी, एंड यस, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमें एज अ पेरेंट पता होना चाहिए। ये आपने बहुत इन डेप्थ, बहुत अच्छा बताया। अब मैं सर, क्योंकि आपने स्पीच के बारे में और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में इतनी लाइट थ्रो की है, मैं कुछ कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स आपसे जानना चाहूँगा। ये ओवर द लास्ट 2 years ऑफ अस हेल्पिंग पेरेंट्स इंक्लूडिंग स्पीच थेरेपी, ये मिथ हमारे पास आते हैं और ये कॉमन सवाल आते हैं। सो आई एम श्योर काफ़ी पेरेंट जानना चाहते हैं कि ये मिथ है कि फैक्ट है। तो ये मैं चाहूँगा आप इस पर थोड़ी सी अपनी लाइट शेयर करें कि ये कुछ चीज़ें मिथ हैं कि फैक्ट्स हैं। पहला मिथ सर, सबसे कॉमन और मेरे सबसे हाईएस्ट मोस्ट इन डिमांड होगा, स्पीच डिले अपने आप ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाने की एकदम ज़रूरत नहीं है।
देखिए, स्पीच डिले अपने आप ठीक हो जाता है, एक तो कंप्लीटली मीथ है, ठीक है। अगर ऐसे ही ठीक हो जाता तो दुनिया में जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी अलग जो डोमेन ये नहीं रहते। अच्छा। ये नंबर 1। लेकिन एक चीज है, कुछ बच्चा में क्या होता है, थोड़ा डिले होता है, हम लोग लेट टॉकर्स बोलते हैं, लेकिन क्या है उसमें कुछ दिन में वो जो डिले स्पीच रहता है वो धीरे धीरे ठीक होता है, ये बात सही है। लेकिन हम लोग को तो ये मालूम नहीं है कि कौन सा बच्चा में ये लेट टॉकर्स, कौन बच्चा लेट टॉकर्स है और कौन सा बच्चा में डिसऑर्डर है। राइट। अगर हम क्या करें कि ये हम अगर ऐसे सोच लेते हैं कि ये लेट टॉकर्स है और हम वेट करते रहे, लेकिन बाद में पता चले कि ये लेट टॉकर्स नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर है, तो क्या होगा कि बच्चा का जो फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ, जो हम लोग का साइंस, मेडिकल साइंस बोलता है कि फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, बिकॉज ये जो फर्स्ट 3 साल, इस टाइम हम लोग का ब्रेन का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ये सबसे ज्यादा रहता है, मैक्सिमम रहता है, और बच्चा सबसे ज्यादा लर्न कर लेता है। अच्छा। अभी मान लीजिए कि हम एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो मदर टंग है, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। एक्विजिशन मीन्स ये स्पॉन्टेनियसली हम सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से। हाँ, अपने एनवायरनमेंट से। एंड 3 साल के बाद क्या होता है कि ये इतना स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है, तब ये लर्निंग फेज में आ जाता है। तो हम लोग का मेन टारगेट क्या रहता है कि फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में जितना ज्यादा स्टिमुलेशन हम बच्चा को दे, जितना अर्ली आइडेंटिफाई हो एंड अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाए। राइट। तो कुछ बच्चा है जो लेट टॉकर से कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाता है, बात सही है, लेकिन ये नॉट फॉर द 100% चाइल्ड किड्स। तो क्या है कि किसी का भी डिले रहता है कोई बच्चा में, तो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट एक कंसल्टेशन विथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कर लेना जरूरी है। अच्छा। अगर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बोल देता है कि ठीक है, इसका इतना टेंशन का बात नहीं है, ये लेट टॉकर से कुछ सजेशन, कुछ पॉइंट्स है जो आप थोड़ा फॉलो कीजिए, Right. तो अच्छा है। खराब क्या है, कुछ खराब तो नहीं है, नहीं, इसमें तो कुछ लूज करने का चांस नहीं है। राइट। लेकिन क्या है, कुछ बच्चा ओरिजिनली कुछ स्पीच डिसऑर्डर रहेगा और हम थोड़ा लेट करेंगे, तो वो बच्चा का थ्रू आउट लाइफ के लिए उसका एक इम्पैक्ट पड़ जाता है। ओह, ओके। तो सर क्या इसका, इसी पे मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या इसका मतलब है कि अगर मैं अनइंटेंशनली वेट किया बच्चे की स्पीच ऑर्गेनिकली आ जाए और मेरा बच्चा 5 साल का हो गया, तो क्या फिर मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है उसकी स्पीच आने की? एम आई टू लेट, और स्टिल देयर इज अ स्कोप कि मैं 5 साल, या जब मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया एंड आई थिंक आई नीड इंटरवेंशन एंड देन आई स्टार्ट? नहीं, देखिए, अगर कभी भी आप स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन व स्पीच लैंग्वेज इंटरवेंशन और थेरेपी आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प, डेफिनेटली इट विल हेल्प। बेटर लेट देन नेवर। हाँ, डेफिनेटली इट विल हेल्प, बट द पॉइंट इज दैट अगर हम जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन इज बेस्ट, उतना जितना आउटकम, जितना इम्प्रूवमेंट हम लोग को मिलता है, जितना लेट होता है इतना कम होता है। राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं, मैं नहीं, सब लोग बोलते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन राइट, बेस्ट ऑप्शन। राइट। एंड क्या है, कोई बच्चा में थोड़ा डिले है स्पीच लैंग्वेज में, तो दैट इज लैंग्वेज। तो ये जो डिले कुछ दिन बाद, मान लीजिए कि उसके स्पीच एंड लैंग्वेज एज अप्रोप्रिएट हो गया, राइट, लेकिन जो लैंग्वेज का डिले पहले से थोड़ा भी उसको रह गया, उसका बाद में एकेडमिक लाइफ जो है उसमें भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन वेरी मच इम्पोर्टेंट। सर अब आते हैं दूसरे मिथ पर। अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो मे बी शायद वो समझ नहीं रहा है या ना समझ है। नहीं, कोई बच्चा अगर नहीं बोल रहा है मतलब नहीं समझ रहा है, ये भी मिथ है। अच्छा, ठीक है, ऐसे दुनिया में बहुत आदमी है, बहुत बच्चा भी है नहीं बोल पाता है। राइट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं समझ रहा है। राइट। क्योंकि जो समझना है दैट इज लैंग्वेज पार्ट। राइट। कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है कि नहीं बोल पा रहा है, दैट इज द स्पीच पार्ट। राइट। तो स्पीच इज अ डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज। राइट। अगर हमको कोई लैंग्वेज समझ में आता है
दैट इज आई हैव द रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स. ओके. एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल्स है तो ये नॉर्मल है कि हम बोल पाएंगे, ये नॉर्मल है. अच्छा. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग का जो स्पीच मैकेनिज्म है, स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म है, उसमें कुछ प्रॉब्लम के लिए आई कैनॉट स्पीक. राइट. बट दैट डज नॉट मीन आई कैनॉट अंडरस्टैंड. हाँ, दैट These are two different things. यस, टू डिफरेंट थिंग. राइट. कि हम नहीं बोल पा रहे हैं मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है, डिफरेंट थिंग है. जैसे हम लोग का बहुत फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस, राइट. वो उनको क्या था, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था, नहीं बोल पाते थे, स्पीच नहीं था. राइट. वो एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा से क्लास भी लेते थे, एकदम लेकिन नहीं बोल पाते नहीं थे. बोल पाते थे. तो ये एग्जाम्पल है, हम लोग को बहुत ऐसे बहुत एग्जाम्पल है. राइट. सर, तीसरा मिथ सेकंड से थोड़ा जुड़ता हुआ कि स्पीच डिले का मतलब है कि बच्चा जो है मेरा वो स्लो लर्नर है. नहीं, ऐसा भी नहीं है. स्पीच डिले है मतलब बच्चा स्लो रनर है, ये भी नहीं है. हम लोग बहुत सारा बच्चा ये भी देखे कि स्पीच डिले है, लेकिन बाद में जो IQ है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो अबव एवरेज भी है. एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर कि बचपन में डिलेड स्पीच था, लेकिन बाद में वो साइंटिस्ट बने. Right. ठीक है, Right. ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है. एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है हमारे हाँ, जिंदगी में. बहुत है. राइट. सर, चौथा मिथ जो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि थेरेपी सिर्फ बड़े स्पीच के प्रॉब्लम्स के लिए होती है, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, मैं ल को र बुला रहा हूँ, राइट, या मिस आर्टिकुलेशन है, जो भी एक कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या मैं तुतला रहा हूँ. तो सर, लोगों का ये भी कहना है कि जब तक कुछ बड़ा स्पीच में ना हो तब तक एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं. नॉट फॉर स्मॉल पेटी थिंग्स. देखिए, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो आम आदमी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. जैसे आप एक एग्जांपल दिए कि लॉ को ल, थोड़ा मिस आर्टिकुलेशन का इशू. लेकिन एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, कोई भी बच्चा जिसका ऐसे मिस आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम अगर रहता है, तो मेरे को डाउट होता है कि ये मिस आर्टिकुलेशन है और ये फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. ओह, ओके. अगर फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स व्हाट, कि बच्चा जब हम रॉ बोल रहे हैं और लॉ को रॉ बच्चा जब बोल रहा है, तो हम जब बच्चा को साथ लॉ बोल रहे हैं तो बच्चा का ब्रेन भी उसको रॉ ही समझ रहा है. दैट इज वो प्रोसेसिंग जो हो रहा है उसमें ही प्रॉब्लम है. दैट इज फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. तो फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक सिंगल एग्जांपल में दिया, तो बहुत सारा है. एंड क्या है कि फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है, तो लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर, दिस इज नॉट अ स्पीच डिसऑर्डर. तो इसका असेसमेंट एंड इंटरवेंशन मैनेजमेंट इज टोटली डिफरेंट. जो मिस आर्टिकुलेशन के लिए बोल रहे हैं, जो कोई बच्चा में क्या है कि उसका प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आउटकम में प्रॉब्लम, मतलब स्पीच में प्रॉब्लम है. बच्चा जो लॉ हम जब बोल रहे हैं वो लॉ ही समझ रहे हैं, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तब रॉ हो जा रहा है. समझा. दैट इज द स्पीच प्रॉब्लम. तो छोटा एंड बड़ा ये हम नहीं होते डिसाइड नहीं करेंगे तो अच्छा है, एक कंसल्टेशन पे छोड़ देते हैं तो बेटर है. क्योंकि शहदुल्ला, मुझे याद है बचपन में मैं बहुत तेज बात करता था, है ना, फटाफट बोल जाता था एक लाइन में सेंटेंस. और जब भी मैं बोलता था, अभी तो मैं इंटेंशनली कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे धीरे बोलूँ, बट बचपन में मेरी मम्मी या मेरी दादी या मेरे मामा सब आसपास जो भी मेरे हैं, सब मुझे बोलते थे, धीरे बोलो, समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्या बोल गया, ट्रेन की तरह छूट गया है, क्या बोल गया, समझ नहीं आ रहा है कुछ. तो आई थिंक ये तो जब मैं बड़ा हो गया तो मैं इंटेंशनली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उससे ये धीरे हुआ है, बट आई हैड टू डू इट इंटेंशनली, राइट. सो इज दिस ऑल्सो वन ऑफ द वी कैन से केसेस वेयर स्पीच थेरेपिस्ट का इंटरवेंशन से बेहतर हो सकता है, या ये आम बात है? नहीं, एग्जैक्टली आप सही बोले कि दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी, राइट. स्पीच का जो फ्लुएंसी है, तो ये फ्लुएंसी है. मान लीजिए कि हम एक ट्रेन से जा रहे हैं. ट्रेन, हम लोग का जो इंडिया का जो ट्रैक है, वो हिसाब से जितना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
ट्रेन का Derail एक्सीडेंट हो होगा, डिरेल होगा। तो बच्चा में अगर स्पीड ज़्यादा है तो ये क्या है, बच्चा का एक इंटेंशन है कि हम चाहते हैं कि हम फास्ट बोले। ये इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी है उसका एक डिमांड हो सकता है, बच्चा में एक डिमांड होता है। कैसे, क्यों डिमांड होता है कि बच्चा एनवायरनमेंट में सबको देखता है तो कोई एक रोल मॉडल बन सकता है अच्छा। कि वो मम्मी बहुत फास्ट बोलते हैं, तो मम्मी को देख के वो भी अनइंटेंशनली फास्ट हाँ, मेरी मम्मी फास्ट बोलती बचपन से बोल- बोलती है। हाँ हाँ, उनको भी उनकी नानियाँ बोलती थी धीरे बोलो धीरे तो बोलो। ये बात ही हुआ कि उसका मम्मी फास्ट बोलते हैं तो बच्चा क्या, मम्मी भी फास्ट बोलती है तो वो अनइंटेंशनली वो भी कॉपी करने के लिए सोचते हैं। लेकिन बच्चा में क्या है कि ओरोमोटर का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, एबिलिटी है, वो उसका एज का हिसाब से चेंज होता है। नहीं है, इतना डिमांड का हिसाब से इतना नहीं है। तो जो डिमांड है बच्चे का एंड जो उसका कैपेसिटी है वो मिसमैच करता है। तो मिसमैच करने से क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम होगा। तो नॉर्मली क्या होता है बच्चा में, कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं क्लटरिंग। दिस इज कम अंडर फ्लुएंसी डिसऑर्डर। फ्लुएंसी डिसऑर्डर में जैसे स्टार्टरिंग है, स्टैमरिंग एक प्रॉब्लम है, क्लटरिंग भी दूसरा प्रॉब्लम है। अच्छा। कभी कभी क्या बोलते हैं नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी। अच्छा। ये भी बच्चा में होता है। तो क्या फ्लुएंसी डिसऑर्डर, 3 टाइप्स ऑफ फ्लुएंसी डिसऑर्डर, नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी, क्लटरिंग एंड स्टैमरिंग। तो जो फास्ट बोलते हैं इसको क्लटरिंग बोलते हैं। तो ये जो क्लटरिंग है तो इसमें क्या होता है कि बाद में हो सकता है बच्चा में जब बचपन में था तो बाद में ये स्टैमरिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा, उसका जो मैनेजमेंट होगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इससे अच्छा कि पहले से थोड़ा कंसल्ट कर लेते, थोड़ा इंटरवेंशन ले लेते तो अच्छा है। मतलब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द अर्लियर द बेटर। यस सर, और एक मिथ पूछना चाहूँगा आपसे कि बच्चे की स्पीच थेरेपी चालू हुई है, जैसे ही बच्चे ने 1-2 वर्ड्स बोल दिए उसका मतलब बच्चा नॉर्मल स्पीच में आ गया है, उसे और स्पीच थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये भी करना बहुत गलत होगा। कोई पेरेंट्स अगर ऐसे करता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। क्योंकि एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आपको बोले थे कि एक क्रोनोलॉजिकल एज जो बायोलॉजिकल एज है, हम लोग दूसरा चीज भी देखते हैं दैट इज लैंग्वेज एज एंड मेंटल एज। तो बच्चा में जो मेंटल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज एंड लैंग्वेज एज, बचपन में हम लोग क्या देखते हैं कि मेंटल एज एंड लैंग्वेज एज एट पर होना चाहिए। अगर मेंटल एज से लैंग्वेज एज कम है दैट मीन्स डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज है। एंड हम लोग अगर इंटरवेंशन स्टार्ट करें तो जो गैप है मेंटल एज के साथ लैंग्वेज एज वो कम होता जाएगा। अगर बीच में हम छोड़ देते तो क्या होगा कि जितना इम्प्रूवमेंट होने का चांसेस था वो नहीं भी हो सकता है। तो इसमें रिग्रेशन भी आ सकता है। हाँ, रिग्रेशन आ सकता है, रिग्रेशन आता भी है। हम इतना साल का एक्सपीरियंस का हिसाब से हम आपको बोलेंगे रिग्रेशन होता है। एंड जब रिग्रेशन होता है तो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू रिवाइव। तो हम लोग तब थोड़ा डरते हैं कि किसी के बच्चे में रिग्रेशन हुआ तो हम थोड़ा डरते हैं कि हम लोग को थोड़ा फोकस्ड वे में काम करना जरूरी है, प्लान्ड वे में। राइट। सर, एक और बहुत कॉमन चीज़ जो पेरेंट्स हमें फर्स्ट इंट्रोडक्टरी कॉल या जो फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन होता है उसमें हमें कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल लगता है, सिर्फ बोलता लेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा नॉर्मल लगता है तो कॉल क्यों किया? कॉल तो नहीं करते ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तभी ना पेरेंट्स हम लोग को कॉल करते हैं। राइट। ठीक है, अगर किसी का कोई बच्चा में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता तो कॉल तो नहीं करते, हम लोग पास नहीं आते। बिकॉज सर वो एक्सेप्टेंस कभी कभी नहीं होता है पेरेंट्स में कि प्रॉब्लम है, बिकॉज ये आप और हम दोनों जानते हैं कि स्पीच डिले में कभी कभी सेंसरी इश्यूज भी एक पार्ट होते हैं। राइट। एंड सेंसरी का मतलब ही वी हैव टू लुक एट सम अदर डोमेन्स ऑल्सो, बट एट द वेरी सेम टाइम पेरेंट्स में ही वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्पीच नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक्चुअली अभी क्लियर हुआ कि बच्चा में मैक्सिमम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि फर्स्ट थिंग पेरेंट्स क्या देखते हैं कि बच्चे का स्पीच नहीं है। Right. लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज का जो पार्ट है ये जो कॉग्निशन लेवल का हाईएस्ट लेवल है।
कॉग्निशन का हाईएस्ट लेवल। कॉग्निशन का हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग दूसरे एनिमल से अलग है। बाकी एकदम। सारा कोई भी एनिमल ह्यूमन बीइंग जैसा बात नहीं कर सकते। एकदम। तो ह्यूमन बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स ओनली बिकॉज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। राइट। ठीक है, तो स्पीच प्रॉब्लम है, ये दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या है तो हो सकता है दूसरा कोई प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, हो सकता है ऑटिज्म, हो सकता है एडीएचडी, हो सकता है सेरेब्रल पल्सी, हो सकता है हियरिंग लॉस। ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जिसके लिए एक बच्चे का स्पीच एंड लैंग्वेज का डिफिकल्टीज बाय डिलेड और डेफिशिएंसी हो सकता है। और इसीलिए सर हमें रूट कॉज पता करके उसमें अर्ली इंटरवेंशन करना चाहिए। हम लोग को तो फर्स्ट रूट कॉज को ही पकड़ना है। रूट कॉज अगर नहीं पकड़ के करेंगे तो उसका जो इम्प्रूवमेंट का रेट है इतना अच्छा नहीं होगा और सर टाइम वेस्ट होगा। क्या सर ये रूट कॉज विथ बायोलॉजिकल एज चेंज होता है या रूट कॉज सेम ही रहता है? इनिशियली रूट कॉज जो है उसको निकालना है। कभी कभी क्या है कि वो रूट कॉज एड्रेस हो गया, लेकिन थोड़ा बिहेवियरल इशू, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ रूट कॉज एड ऑन हुआ, अंडरस्टैंड। हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है। क्योंकि पहले ही हम बोले थे कि स्पीच एंड लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है, कोई भी एक डेवलपमेंट जो है, ये एक जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम लोग जब एड्रेस करते हैं, ये प्योर मेडिकल मॉडल का हिसाब से अगर सोचेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें मेडिकल मॉडल एज वेल एज सोशल मॉडल का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों मॉडल को एक साथ लेके हम एसेस करेंगे, मैनेज करेंगे, इंटरवेंशन पे आएंगे, तो हम लोग सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज अच्छा से नहीं कर पाएंगे। समझा सर। मैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडल पे थोड़ी देर में आऊँगा आपके पास, थोड़ा सा जानने के लिए कि कॉम्बिनेशन बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। बिकॉज आजकल कुछ पहले तो मोस्टली हम एक जॉइंट फैमिली में बड़े हुए थे। मेरी भी परवरिश काफ़ी टाइम तक जॉइंट फैमिली में ही रही है। और आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली है ना। या दादा दादी नहीं रह पाते हैं साथ में, नाना नानी नहीं रह पाते हैं साथ में। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कॉम्बिनेशन पे, ये मैं थोड़ी देर में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। सर एक और मिथ पे अगर आप मुझे थोड़ा सा मार्गदर्शिता दिखाएं अपनी, तो अगर बच्चा मोबाइल पे राइम सुनेगा, यूट्यूब पे कार्टून देखेगा, तो शायद बोलना शुरू कर देगा। ये तो बहुत गलत है। या कोकोमेलन देखेगा तो ये तो बहुत गलत है। कभी कभी मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स आता है, वो बोलता है कि आप तो बोलते हैं कि मोबाइल को हटा देना चाहिए, लेकिन हम लोग तो देखते हैं बच्चा मोबाइल सुन के राइम्स याद कर लेता है, तो आप क्यों इसको गलत बोलता है? तो एक चीज देखिए, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग का टाइम तो मोबाइल नहीं था। राइट। एंड उस टाइम इतना स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज इतना भी नहीं था। अच्छा, इतने केसेस नहीं थे। इतना केसेस नहीं था। ठीक है, आज का दिन में जो प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस है, ये लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। एंड कुछ स्टडीज तो बोल रहा है कि ये बहुत बढ़ेगा। Sir, data is very alarming. हाँ. The way it is, the way we are seeing the trend, the data is genuinely very alarming. Alarming. तो एक मोबाइल एंड टीवी पे कार्टून चैनल चला के बच्चा राइम्स सिखाएंगे तो उसमें क्या इम्पैक्ट है, पहले आप सोचिए। हम लोग का ब्रेन में मेन डोमिनेटिंग 2 एरिया है। वन इज द विजुअल कॉर्टेक्स एंड नंबर 2 ऑडिटरी कॉर्टेक्स। राइट। जो विजुअल कॉर्टेक्स है वो क्या करता है, वो हम लोग जो देखते हैं वो प्रोसेस करता है, एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है कि हम जो सुनते हैं वो प्रोसेस करता है। एक चीज आप बोलिए कि हमको ज्यादा याद कौन सा चीज ज्यादा रहता है, कि जो देखते हैं वो ज्यादा हमको याद रहता है, कि हम जो सुनते हैं वो ज्यादा याद रहता है? Of course, जो देखते हैं वो ज्यादा, जो ज्यादा देखते हैं उसमें वो ज्यादा याद रहता है एकदम। तो एक बच्चा जब मोबाइल पे कोई कार्टून देखेगा तो उसका जो कलर है, उसका जो मोशन है, उसका जो एक्शन है, वो ज्यादा इम्पैक्ट फैलेगा, कि हम जो बात करें वो ज्यादा इम्पैक्ट फैलेगा? ऑफ कोर्स विजुअल विल इम्पैक्ट। लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ओवरऑल बच्चा का डेवलपमेंट में ज्यादा स्टिमुलेशन कौन चीज का जरूरत है? ऑडिटरी का जरूरत है। ऑडिटरी का। ये सेवरल आर्टिकल्स, जर्नल्स ये चीज बोल रहा है कि
जितना ज़्यादा ऑडिटरी स्टिमुलेशन मिलता है उतना ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। रिसर्च बैक, हाँ। रिसर्च का डेटा। रिसर्च का डेटा है। तो अगर विजुअल थिंग ज़्यादा हम देते तो इतना अच्छा नहीं है जितना ऑडिटरी, मतलब वर्बल कोड में हम बात करेंगे, वर्बल स्टिमुलेशन देंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। सर इसमें तो हम ये भी एक नज़रिया रख सकते हैं कि मोबाइल में क्योंकि बच्चा देख रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है, वो मोबाइल को रिप्लाई नहीं कर रहा है। सो एक तरह से इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन टू द चाइल्ड। द चाइल्ड इज ओनली ऑन द रिसीविंग एंड। 100% ये तो वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन जो वन वे कम्युनिकेशन तो है, लेकिन क्यों है? एक तो देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा ब्रेन में इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ का, विजुअल, बट रेसिप्रोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो क्या होता है, कम्युनिकेशन भी गैप हो जाता है। यू आर करेक्ट। सर ये मेरे कुछ मिथ्स थे जो मैं आपसे पूछना चाहता था। थैंक यू इन डिटेल में लाइट शेड करने के लिए इस पे। सर मेरे कुछ सवाल और हैं जो मैं थोड़ा सा, आपने जो अभी तक कहा उसमें कुछ पॉइंटर्स में इन डेप्थ जाना चाहूँगा। जैसे सर एक सवाल जो हर पेरेंट के मन में आता है, एक स्पीच थेरेपी के सेशन के अंदर होता क्या है? बिकॉज आज जब हम बात फिजियोथेरेपी की करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, हाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बॉडी के पर्टिकुलर मसल को एक्सरसाइज करवाते हैं या ट्रीट करते हैं, राइट, थ्रू थेरेपीज एंड इंटरवेंशन। स्पीच थेरेपी में सर क्या होता है? along with पेरेंट्स, along with पेशेंट पार्टी जो भी है साथ ही होता है। देखिए कि पहले हम आपको बोले थे कि थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है उसमें WHO ने क्या बोला कि ट्रीटमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। ओके। नंबर 1 प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, नंबर 2 क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एंड नंबर 3 रिहेबिलिटेटिव और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट। जो स्पीच थेरेपी और स्पीच लैंग्वेज स्टिमुलेशन और इंटरवेंशन का बात हम लोग करते तो इसमें तीनों ही कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन है। राइट। क्योंकि हम कोई भी एक बच्चा, अगर बच्चा लेके हम बात करें तो एक बच्चा मेरे पास आता है, राइट, उसका डिलेड स्पीच है, राइट, तो हम पहले क्या करते हैं, हम उसका पूरा असेसमेंट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आगे प्रॉब्लम ना बढ़े, ठीक है, तो हमको एक प्रोटेक्शन देना पड़ता है कि ये चीज करना है कि तो और खराब सिचुएशन ना हो। तो दैट इज द प्रिवेंटिव लगाना है, दैट इज द प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर और मैनेजमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा उसको एज अप्रोप्रिएट जगह पे लेके आना है, राइट, उसमें फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जितना एज अप्रोप्रिएट है वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं है, क्योंकि कभी कभी गैप भी ज़्यादा हो जाता है। गैप ज़्यादा हो गया, कॉग्निशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, कॉग्निटिव जो कॉग्निशन है वो इतना सपोर्ट नहीं कर सकता है। राइट, हर बॉडी अलग होती है, हर अलग होता है कि कुछ मोटर प्लानिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉब्लम में है। राइट। तो उसके लिए क्या करता है, थोड़ा हमको रिहेबिलिटेटिव की जितना ऑप्टिमम लेवल पे जा सकते हैं उसमें काम करते हैं। तो ये हो गया रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट। अभी एक चीज है इसमें, जो स्पीच थेरेपी का पार्ट में क्या क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे कि स्पीच साउंड प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए इसमें क्या क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो लंग्स का कैपेसिटी रेस्पिरेशन के लिए मेन प्राइमरी फंक्शन है। फोनेटरी सिस्टम है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, फोनेटरी सिस्टम का रेजोनेटरी सिस्टम है जो साउंड को एम्पलीफाई करता है। उसके बाद आर्टिकुलेटरी सिस्टम है जो साउंड को अलग अलग शेप देते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, अम। एंड रेगुलेटरी सिस्टम जो ब्रेन है ये सबको कंट्रोल करते हैं। राइट। अभी हमको देखना है कि ओरोमोटर पार्ट में कहीं कुछ प्रॉब्लम है ना, कंप्लीटली रेगुलेटरी पार्ट में प्रॉब्लम है। राइट। अगर रेगुलेटरी पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम है। राइट। अगर मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो जाके हम थोड़ा ओरोमोटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा। मोटर जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। राइट। एंड लैंग्वेज रिलेटेड होगा तो लैंग्वेज का भी डिफरेंट पार्ट है, जैसे सिमेंटिक्स जो मीनिंगफुल वर्ड है, सिंटैक्स सेंटेंस
फॉर्मेशन है, प्रैग्मेटिक्स कब कैसे बोलना है, कौन सा सिचुएशन में बोलना है, तो ये सब लैंग्वेज का पार्ट है। अच्छा। तो वो हम इन डिटेल्स देखने के बाद वो हिसाब से करना पड़ेगा। कभी क्या करेंगे, कभी हम जस्ट नॉर्मल फ्लैश कार्ड लेके काम करेंगे, अच्छा कभी नॉर्मल स्टोरी बुक्स लेके काम करेंगे, अच्छा कभी क्या करेंगे, कभी ओडोमोटर जो Exercises के लिए इक्विपमेंट है tools है, वो वो use इंस्ट्रूमेंट लेके काम करेंगे। करेक्ट। तो वेरी करता है, डिपेंड करता है। तो हर बच्चे के लिए उसका स्पीच थेरेपी का सेशन इज कस्टमाइज्ड टू देयर एग्जैक्टली इट कांट बी सेम फॉर नो एनी चिल्ड्रन। नो, अगर कहीं भी सेम होता है तो same बी treatment हो रहा अलर्ट, है, be बी alert। अलर्ट। जैसे मैंगो टाउन में क्या है कि एक अच्छा टीम अप्रोच है, एंड इसमें क्या फोकस करते कि कोई भी बच्चा में जितना ज़रूरत है उतना ही क्लास देना, ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है। एंड नंबर 2 क्या है कि कभी भी कोई भी प्रोफेशनल जो असेस करते एंड जो इंटर प्रोफेशनल एक मीटिंग होता है कि एक बच्चा लेके कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक फिजिकल थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट एंड एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट सब मिल के जब एक मीटिंग होता है ये बच्चा लेके, वो चीज़ बहुत अच्छा है। राइट सर। तो ये चीज़ में क्या, ये सब चीज़ में क्या होता है कि एक प्रूफ करता है कि कोई भी एक सेंटर ये बच्चा के लिए सोचते हैं, राइट खाली नॉट फॉर ओनली फॉर बिजनेस, राइट कि ये बच्चा में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, बच्चा में इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, ये बारे में सोचता है। ये चीज़ अच्छा है। अच्छा, बिकॉज सर इसमें एक और एनेक्डोट में शेयर करना चाहूँगा। बहुत पेरेंट्स स्पेसिफिकली कैलकाटा और जयपुर में हमारे पास आते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके पहले बच्चा जिस ट्रीटमेंट प्लान में था उसमें ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइजेस कराते थे, आप तो फ्लैश कार्ड या बाकी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप तो ऐसे ऐसे मसाज नहीं कर रहे मेरे बच्चे को, तो मेरा बच्चा बोलेगा कैसे? शायद आप सही थेरेपी नहीं दे रहे हैं मेरे बच्चे को। मैं तो वहाँ पे सर कुछ पेरेंट ये भी कहते हैं कि हम हफ्ते में 6 दिन, हफ्ते में 7 दिन डेली स्पीच थेरेपी में हम ऐसे मसाज लेते हैं, लेकिन आप लोग तो मसाज करते ही नहीं हो। देखिए, मैं इसमें एक 2-3 चीज़ बोलेंगे। नंबर 1, पेरेंट्स को मैं अलर्ट करेंगे कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होगा, हाँ आपका फुल राइट्स है, फुल हक है कि ये एक्सरसाइज क्यों हो रहा है और इससे क्या आउटकम है। और इसका क्या आउटकम है। राइट। एक चीज़ आपको बोलेंगे कि मान लीजिए मेरा पास बहुत सारा बच्चा आता है जिसका अभी 5 साल 6 साल हो गया, ओके, कभी कभी 4 साल 5 साल 6 साल हो गया, लेकिन अभी भी स्पीच नहीं आया। अभी भी नहीं। एंड जब मैं सुनता हूँ कि लास्ट 3 years से वो बच्चा का Therapy वाइब्रेटिंग चल रहा है। ब्रश, ओरोमोटर एक्सरसाइज, ब्लोइंग द बलून्स, राइट। ये सब जब करता है, ये 3 साल से किया, लेकिन उसका आउटकम क्या है? अभी भी 0 है। एंड एक चीज क्लियरली हम बोलते हैं कि कुछ कुछ बच्चा है जिसका सिम्टम है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब करने से ना उसका स्पीच जो भी आने का चांसेस था और भी खराब हो जाता है, और रिग्रेशन आ जाता है। रिग्रेशन होता है। 3 साल बच्चे का टाइम वेस्ट करता है पेरेंट्स, पैसा वो बर्बाद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नहीं चाहिए था वो चीज पे उस ऊपर काम हुआ। लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन भी है सर। पेरेंट्स को फर्स्ट थिंग क्या देखना है, जो प्रोफेशनल एक काम कर, प्रोफेशनल बच्चे के साथ काम कर रहे हैं ना, इंटरवेंशन कर रहा है, वो प्रोफेशनल का एटलीस्ट जो मिनिमम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी का जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री, बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, वो है और नहीं है, ये फर्स्ट थिंग देखना चाहिए। BASLP, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है और नहीं है, देखना चाहिए। और नंबर 2, अगर कोई चेक करना चाहता है तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, RCI, वहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर उनको पूछना चाहिए एंड वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डाल के चेक करना चाहिए है और नहीं है। ओके। ये कोई भी पेरेंट्स का, कोई भी पेशेंट का ये राइट्स है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। राइट सर। हम ऐसे भी सोचते हैं कि आप बहुत पैसा वाला है, बहुत अमीर है, लेकिन वो बच्चा का जो 1 साल 2 साल आप वेस्ट हो गया ना, क्रिटिकल ईयर टाइम जो चला गया ना, आप कितना भी वो इलॉन मस्क जैसा भी पैसा आपका पास रहेगा, वो टाइम आप कभी भी नहीं लेके आ सकते।
ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए सर चीज़ है। इसमें मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि राइट टाइम पे इंटरवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरवेंशन। राइट टाइम नंबर 1 एंड राइट प्रोफेशनल राइट प्रोफेशनल, नंबर 2 एंड राइट टेक्निक्स नंबर 3। राइट ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। नहीं सर, ये काफ़ी पेरेंट्स के लिए ये आई थिंक अवेयरनेस आपने आपकी बातों से फैलेगी। मुझे भी इन डेप्थ ये जानने का मौका मिल रहा है। एक सवाल सर मैं करना चाहूँगा आपसे और एक कि पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि मैं स्पीच थेरेपिस्ट के पास अपने बच्चे को इंटरवेंशन के लिए ले आया हूँ, मेरा उन पे भरोसा पूरा है, तो वो उनको ठीक कर देंगे। इसमें सर पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो एनेक्डोट है ये कि कुछ पेरेंट्स से हमने भी ये सुना है कि हम तो आपको स्पीच थेरेपी के लिए पे कर रहे हैं, देन वाई शुड वी पुट एफर्ट और वाई शुड वी डू होम प्रोग्राम, और एज वी से ना कि पेरेंट इज ऑल्सो अ को थेरेपिस्ट एंड वी वांट टू एजुकेट देम, राइट? पेरेंट के दिमाग में ये है कि मैं क्यों, मैंने तो पैसे दे दिए हैं। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट? इसमें जो फर्स्ट आपको एक पहले ही जो बोल रहा था कि जो मॉडल जो Combination स्पीच model. लैंग्वेज पैथोलॉजी में जो इंटरवेंशन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल मॉडल एज वेल एज द सोशल सोशल मॉडल। मान लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, ठीक है, आप आईसीयू में भर्ती है, ठीक है, उसमें डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर जो नर्स लोग सबसे ज्यादा, डॉक्टर का तो रोल तो है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का जो रोल है काफी रोल है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। केयर और सेवा बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होने से भी नर्सिंग अच्छा नहीं होने से पेशेंट का इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं होता है। राइट। एट द सेम टाइम एक बच्चा जिसका स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है, उसमें अगर कोई भी स्पीच पैथोलॉजिस्ट हाफ एन आवर 20 मिनट्स 40 मिनट्स अगर कुछ काम करता है एंड वो चीज अगर घर में मेंटेन नहीं होता है, राइट, तो बच्चे में अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा, दोनों को साथ में हाथ में हम लेके तो चलना बोलते हैं पड़ेगा। कि 50-50 भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं पेरेंट्स, द रोल ऑफ पेरेंट्स इज 60% एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी रोल ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट इज 40%। 40%। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, हम चीज को नहीं फील करेंगे एज ए पेरेंट्स, तो बच्चा में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? राइट, क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज जो पार्ट है, दिस इज लर्निंग बिहेवियर। राइट, कोई भी लर्निंग चीज एक शॉर्ट स्पैन में नहीं हो सकता है। राइट, आप मान लीजिए आप अच्छा कुकिंग सीखना चाहते हैं, दैट इज लर्निंग बिहेवियर। राइट। तो ये कुकिंग सीखना, आप कोई कुकिंग क्लास में गए, लेकिन वो चीज घर में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छा कुकिंग आप नहीं सीख सकते। एकदम सही बात है। अगर हम जैसे ड्राइविंग सीखे, तो ट्रेनिंग स्कूल में जो सीखे एक्चुअली नहीं होता है। राइट, आपको खुद भी सेल्फ ड्राइव पे लेके हाँ, चलना होता है। खुद हम ट्राई करके देखे कि जो ट्रेनिंग स्कूल में सीखे वो प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस है। तो अगर कंबाइन वे में करते तो दैट इज द बेस्ट वे। राइट, तो तब जाके हमको अच्छा आउटकम मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मेरा पास कोई पेरेंट्स आता है, वो अगर बोलता है कि आप पूरा कर दीजिए, हम कोई नहीं देखेंगे, तो स्ट्रेट कार्ड हम बोलता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपका बच्चा को नहीं देख सकते। राइट, आप कोई भी दूसरा क्लिनिक में लेके जाइए, राइट, कोई भी दूसरा क्लिनिक में लेके जाइए, राइट, बट मेरे को माफ कर दीजिए, हम नहीं देख सकते। हम क्लियर कट बोल देते, क्योंकि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आउटकम चाहिए, हमको बच्चा में जो इम्प्रूवमेंट है वो चाहिए। राइट, क्योंकि ये बात सर मैं भी जेन्युइनली मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरे घर में मेरी बहना आर्या को देखा है, और मेरी शालिनी मामी आज 13 इयर्स हो गया है। जितना थेरेपिस्ट इंटरवेंशन में एफर्ट डालते हैं, मेरे को लगता है उससे कहीं गुना ज़्यादा मामी घर पे भी एफर्ट डालती है उन सब होम प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए। आई थिंक वही आर्या के लिए अभी तक वंडरफुल रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किया है उसके इंटरवेंशन में। तो ये बात तो सत्य है कि ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी एक पेरेंट को को थेरेपिस्ट बनना पड़ेगा, बनना चाहिए, और बनने से इम्प्रूवमेंट बेटर होगा। और इस बहाने आप उस डोमेन को जान लेते हो जिसमें आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। सो आपकी एजुकेशन और अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है।
राइट। एग्जैक्टली। सर इतना कुछ आपने स्पीच थेरेपी के बारे में बताया है, आपके सर विद ओवर डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ, अगर कुछ एग्जांपल से आप हमें बता सके कि स्पीच थेरेपी से किसी की ज़िंदगी में आपने क्या ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट देखा है, एंड हाउ द लाइफ हैज़ चेंज्ड, टू इंस्पायर पेरेंट्स कि हाउ अर्ली इंटरवेंशन जेन्युइनली हेल्प्स। तो बच्चा में 2 एग्जाम्पल मैं अभी बोल सकते हैं अच्छा। जो थोड़ा याद आ रहा है। हाँ। एक नंबर 1, मेरा पास एक पेरेंट्स आया था बच्चा लेके। अब जो पेरेंट्स दे आर वेरी मतलब एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली दे आर वेरी मच एस्टेब्लिश्ड। Okay. मतलब क्या है कि कभी हर क्लास में टॉपर थे अच्छा। एंड अभी अच्छा जॉब भी करते हैं। अच्छा। तो बच्चा में जब ये प्रॉब्लम था, स्पीच एंड लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो लेके आए थे। इतना टेंशन में थे, इतना एंजाइटी में थे कि एक ही चीज बोल रहे थे कि मेरा बच्चा मेरा जैसा नहीं हो सकता है। अच्छा। ठीक है, उनको यही चाहिए था कि वो भी टॉप करे उनकी वो तरह। भी हर क्लास में टॉप करे, हर क्लास में टॉप करने के बाद अच्छा कॉलेज में जाए এবং अच्छा जगह पे उनका भी जॉब लगे। करेक्ट। तो मैं उनको एक चीज बोले थे कि आप फर्स्ट थिंग आप क्या थे वो भूल जाइए। एक चीज आप दिल में मन में बैठा लीजिए, एक्सेप्टेंस में ले आइए। एक्सेप्टेंस में लेके आइए कि यू आर ए फादर ऑफ द किड और यू पीपल आर पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड एंड ये बच्चा है, रोबोट नहीं है। Right. ये चीज फर्स्ट लेके आइए। एंड उसके बाद क्या है कि मेरा जो टेक्निक है वो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है मिड वैस। ओके। एम इज अ मोटिवेशन। ओके। तो हम देख लेते हैं कि पेरेंट्स का मोटिवेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको मोटिवेट करने का। ठीक है। अगर मोटिवेट नहीं कर पाते, हम फेलियर हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। अच्छा। ये केस हमसे नहीं होगा। अच्छा। तो हम ट्राई किए, ट्राई करते गए, उनके साथ झगड़ा भी हो गया। ठीक है, मतलब इसीलिए अभी भी याद है। तो हम बोला कि देखिए आप अननेसेसरी झगड़ा क्यों हुआ कि वो भी बोल रहे नहीं आप ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। तो हम भी थोड़ा बोले कि आप ये चीज़ आप बोल रहे हैं लेकिन ये प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। ठीक है। तो झगड़ा मतलब थोड़ा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बोलिए, थोड़ा डिबेट जैसा हो गया। तो आज का दिन में वो थोड़ा लेट टाइम से आए थे, अराउंड 7.5, 8 and 8.5 ऐसे एज था जब मेरा पास आया था। अच्छा। अच्छा स्पीच नहीं था, लेकिन अभी वो बच्चा इतना फ्लुएंटली सब कुछ बोलता है। वो अभी नॉर्मल स्कूल में जा रहे, सब कुछ बोल पा रहे एंड अभी भी कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। हाँ एट पर। लेकिन अभी भी उनका पेरेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम होता है आउट ऑफ द बॉक्स में, स्पीच लैंग्वेज छोड़ के भी दूसरा कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी भी मेरे को फ़ोन करते हैं एंड बोलते हैं सैदुल सर ये दूसरा प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ भी होता है तो आप तो हम लोग से ही सजेशन लेते हैं। तो इसलिए ये एक चीज़ जो मेरा अभी भी याद है, ये हो गया नंबर 1। इट इज वंडरफुल दैट पेरेंट्स ट्रस्ट यू सो मच। हाँ, और मुझे तब फील होता है कि हम लोग जो चीज पढ़ाई किए, जिसके लिए काम कर रहे, तो थोड़ा इम्पैक्ट दे पा रहे, जेन्युइन इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड हो रहा है, दे पा रहे। ठीक है, पैसा तो सब कमाता है, right, तो sir. ये मेरा प्रोफेशन है, इसमें थोड़ा हम भी तो इनकम करते right. करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ इम्पैक्ट नहीं देना है, आउटकम नहीं हो एंड एक एम्पैथेटिक वे में ना हो, ये नहीं है। थोड़ा एम्पैथेटिक वे में दिखना है, ये हम ऐसे सोचते। और नंबर 2, ऐसे भी पेरेंट्स है कि बहुत अर्ली, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ मेरे पास आ गया कि मेरा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, लग रहा है कि आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। लग रहा है कि जो वोकलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो इतना ज्यादा वरीड है, इतना ज्यादा है, ऐसा भी आए थे। तो हम क्या किए थे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखे थे, ठीक है, थोड़ा सजेशन दिए थे। ठीक है। पेरेंट्स पॉइंट टू पॉइंट रिलीजियसली इंटेंसिवली मेरा वो चीज को फॉलो किए। वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा होगा। हाँ, इतना अच्छा मेडिकल एंड सोशल का। एंड विद इन 1.5 years ओके
देखा कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, चल रहा है, ऐसे भी है। तो ये 2 एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि कभी पेरेंट्स इतना लेट कर लेता है राइट, तो सोचता है कि होपलेस है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। एंड बहुत अर्ली है तो वो भी खराब नहीं है, अच्छा है, टाइम कम लगता है। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि मुझे तो इस जीवन में सौभाग्य मिला है कि करीबन 200 अराउंड फैमिलीज से इंटरेक्शन करने का मौका मिला है, उनकी बातें सुनने का मौका मिला है। मैं जितना हो सके उम्मीद पूरी देने की, होप देने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। बिकॉज एक पेरेंट उम्मीद में ही हमारे पास आता है, नहीं तो वो नहीं आएगा। तो ये आपने काफ़ी सही बोला है कि मोटिवेटेड अगर पेरेंट नहीं होता है तो आप अपने मेथड में पहले मोटिवेशन लेके आते हैं उनमें, और होप देना हमारा काम है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल वर्क फॉर आउटकम एंड इम्पैक्ट। सो थैंक यू। कुछ पेरेंट्स तो आपको पास गया होगा, जो मेरा पास स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन और इंटरवेंशन लेने के बाद आपके पास गया होगा, ऐसा भी होगा। एंड कभी कभी ऐसा भी वो बोला है कि सर तो बोल दे कि ये 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। हाँ। तो कभी कभी क्या है कि हम पहले से ही बोल सकते हैं कि इतना टाइमलाइन टाइम था, कुछ लगेगा। बच्चों को तो आपने टाइमलाइंस दिया और वो हाँ, अच्छी दे हो गई देते है, एंड पेरेंट्स आर जेन्युइनली वेरी हैप्पी। लेकिन ये क्या है, सब बच्चा में नहीं दे सकता, ये बात भी सही है। हर केस अलग अलग है। होता है, एंड इट इज कस्टमाइज्ड टू एवरी चाइल्ड। सर, आखिरी सवाल, व्हाट इज योर फाइनल एडवाइस टू द पेरेंट्स? पेरेंट्स को तो मैं बोलेंगे कि जब एक बच्चा दुनिया में आते हैं तो सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है। आज अगर हम लोग सोचते हैं कि दिस इज द एरा ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, एंड हम लोग कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट ही है, ठीक है, जैसे फायर एरा, आयरन एरा, कॉपर एरा, ऐसे अलग अलग एरा था। तो दिस इज द एरा ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। एंड कोई बच्चा में कम्युनिकेशन का ही कमी है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक चीज है, जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, राइट, बच्चा का जो डेवलपमेंट है, जो नेचर है, वो नेचर ही रहेगा एकदम। जैसे बच्चा का आफ्टर बर्थ, आज जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, लेकिन आफ्टर बर्थ वो 3 महीना में उसका नेक कंट्रोल होना है तो 3 महीना में ही होगा। करेक्ट। 6 महीना में बैठना है तो 6 महीना में ही बैठेगा। करेक्ट, 1 साल में ही वो बात करना है तो 1 साल में ही बात करेगा। एकदम। अभी भी ऐसा नहीं है कि 1 साल में बात करना है तो वो 3 महीना में बात करेगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि ह्यूमन ब्रेन इज अ लाइव वेयर, नॉट ए प्रोग्राम वेयर। ओके, लाइव वेयर मीन्स व्हाट? प्रोग्राम वेयर मीन्स पहले से हम प्रोग्रामिंग करके डाल देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो आउटकम देते हैं। एकदम। लेकिन लाइव वायर क्या है कि हम एनवायरमेंट से लाइवली, मेरा ब्रेन को प्रोग्रामिंग होता है, हम लोग का ब्रेन प्रोग्राम होता है, सीखता है। आसपास। हाँ, तो ह्यूमन ब्रेन इज लाइक अ प्रोग्राम वायर, लाइव वायर। लाइव वायर। तो अगर लाइव वायर में प्रॉपर स्टिमुलेशन ही नहीं रहेगा तो बच्चा में डेवलपमेंट प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट सजेशन, ओपिनियन, जो भी आप बोलेंगे, एडवाइस फॉर पेरेंट्स, नंबर 1, बच्चा में प्रॉपर स्टिमुलेशन देना जरूरी है। ठीक है, और वो फोन से तो नहीं होगा। और वो फोन से नहीं गया, हम भी फोन में बिजी हो गया, बच्चा को एक फोन दे दिया, उससे नहीं होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, अगर बच्चा में कुछ डिले है, रेड फ्लैग साइन दिखता है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल कोई एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करना जरूरी है। एकदम। एक बार कंसल्ट करने से ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, लेकिन एक चीज पता चल जाता है कि you are more in right track और कुछ wrong thing is going on. Right. Number 2 and number 3, कोई भी प्रोफेशनल से जब बात करेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, तो प्रोफेशनल क्वालिफाइड है कि नहीं है, ना वो क्वैक से वो प्रॉपर डिग्री नहीं है, क्योंकि हम जब पैसा खर्च करेंगे तो वो भी पेरेंट्स को देखना बहुत जरूरी है। राइट। तो दिस 3 थिंग मैं बोलूंगा पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉलोअप क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में इसी को रिलेटेड ये आ रहा है कि सर, चौथा उसमें अगर आप बता पाएं कि क्या कोई ऐसी गोली या दवाई मैं अगर अपने बच्चे को दूं और वो बोलने लग जाए, या कोई ड्रॉप, या कोई आपको एक चीज पहले ही बोले थे कि स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ लर्निंग बिहेवियर। राइट। तो ये लर्निंग थिंग है। तो अगर आपको हम बोले थे, इसका पहले भी एग्जांपल दिए थे कि आप कुकिंग सीख रहे,
तो वो भी तो अगर गोली खा के हम नहीं सीख सकता। हम आपको बोलेंगे कि आपको ये मेडिसिन लिख दिया, ये मेडिसिन खा के आप अच्छा कुक बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई भी मेडिसिन खा के स्पीच एंड लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा, या ये कम्युनिकेशन आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। क्या है कि कभी कभी अगर कोई बोल देता है कि ओनली मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, और कोई पेरेंट्स सोचता है कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ, वो नहीं हो सकता है। मेडिसिन से दूसरा चीज थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, राइट, अटेंशन थोड़ा बढ़ सकता है, करेक्ट, हाइपर एक्टिविटी थोड़ा कम हो सकता कम हो है। सकता लेकिन स्पीच एंड लैंग्वेज मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। राइट, आपको जस्ट एक चीज बोलेंगे राइट सर। कि कोई भी मेडिसिन कब काम करता है, अगर हम देखते हैं ना, तो उसका क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल होता है। राइट, जब ट्रायल होता है तो ट्रायल में क्या करता है, 2 ग्रुप में बांट देते हैं। राइट, 1 ग्रुप सेम प्रॉब्लम 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप में क्या करता है, ओरिजिनल मेडिसिन देते हैं, दूसरा ग्रुप में मेडिसिन देता है बट दैट इज अ प्लेसिबो, फेक मेडिसिन देते हैं, अच्छा, ओरिजिनल नहीं देते। ठीक है, एंड बाकी सारा जो फैक्टर्स है सबको कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है। एंड अगर उसमें अच्छा रिजल्ट मिल गया तो हम तभी जाके बोलेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल में ये मेडिसिन पास हुआ है। अच्छा, तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, आज तक कोई नहीं है। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जहाँ कोई नहीं है। क्लिनिकली ऐसा प्योरली स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मेडिसिन है, ये खाने से हो जाता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकते। ठीक है। सो सर, आपसे बात करके बहुत चीज़ों के बारे में बहुत इन डेप्थ पता लगा। एज ऑलवेज आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में हमारे वी स्पेंड आवर्स कॉन्वर्सिंग ऑन सच टॉपिक्स, एंड आई ऑलवेज जब भी आपसे बात करता हूँ कुछ सीखने को ही मिलता है, नॉट ओनली इन स्पीच बट सम अदर डोमेन्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच कि आप समय निकाल के हमें गाइड करने आए, और इसी उम्मीद के साथ ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं हम, कि सर ऐसे ही हमारे साथ हमें एनलाइटन करते रहेंगे, बच्चों पे इम्पैक्ट हमारे साथ करते रहेंगे, और ब्यूटीफुल सोल्स और बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू बोलने से पहले और एक चीज़ बोलेंगे कि देखिए कि हम जो शेयर किए वो एज पर माई नॉलेज, राइट, एंड हम भी ट्राई किए जितना अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। राइट, लेकिन कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि और भी अच्छा कुछ नॉलेज, कुछ थिंग रह भी सकता है, राइट सर। बट दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, इट मे बी। थैंक यू। थैंक यू शैदुल्ला, थैंक यू।